शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। मैं उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको जय भीम ना पेश करता हूं। दोस्तों, आजकल मैं अपनी पीएचडी लिख रहा हूं, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना, लेकिन गोंदिया के साथी हमारे पास जेएनयू पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको गोंदिया आना पड़ेगा क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स आपको सुनना चाहते हैं, वहां के नागरिक आपको सुनना चाहते हैं। हमने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग हमको सुनना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गोंदिया पहुंच सकूं और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहां पहुंचा हूं और आप लोगों से अपनी बातचीत कर पा रहा हूं। दोस्तों, आज ही मराठी में मेरी जो किताब है जिसको मैंने हिंदी में लिखा है, उसका अनुवाद, उसका मराठी संस्करण, उसका विमोचन नागपुर में हुआ। तो वहां हमने एक बात कही कि मैं तो गोंदिया जाने के लिए आया हूं, आप लोग हमें नागपुर में पकड़ लिए हैं। तो मैं बहुत बेसब्र था कि मैं आपके बीच आकर के आपसे बातचीत करूं, और इसके पीछे एक और वजह है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं मराठी सीख लूं, लेकिन सीख नहीं पाया हूं। तो जब गोंदिया के साथी हमारे बीच आए तो इन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, गोंदिया में लोगों को बहुत अच्छी हिंदी आती है। तो मैं बड़ा बेसब्र था कि आप लोगों से आकर के अपने दिल की बात कहूं, क्योंकि मन की बात तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। दोस्तों, आज ही मैं एक अखबार के लिए एक आर्टिकल लिख रहा था, बाबा साहब के नाम एक संदेश। उनको एक चिट्ठी देना चाह रहा था, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, ये मानकर कि बाबा साहब हमारे बीच हैं। क्योंकि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचार और विचारधारा को नहीं मारा जा सकता है, वो हमारे पास हमेशा जिंदा रहते हैं। और जब मैं उस चिट्ठी को लिख रहा था बाबा साहब के नाम, तो मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे थे। मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हमने बाबा साहब से माफी मांगी। हमने कहा कि बाबा साहब, युवा होने के नाते अपना बच्चा समझ करके हम कुछ गलती कर रहे हैं, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और हमने कहा कि इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार नहीं हूं, हमारे पूर्वज भी जिम्मेवार हैं कि आपने जो उनको संदेशा दिया था, आपने जो उनको रास्ता दिखाया था, आपने जिन विचारों की बात की थी, उन विचारों को छोड़ करके कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा करके अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ एक दिन, कोई एक दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर लेने से अंबेडकरी जनता का कल्याण हो जाएगा, समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि वो गलत हैं और उनको इस भुलावे में कभी रहना नहीं चाहिए। अगर हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम समाज के अंदर समानता को स्थापित करना चाहते हैं, शोषितों की एकता को सुनिश्चित करके तमाम तरीके के शोषण को खत्म करके एक समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो ये जो भक्ति पूजा चल रही है, इससे बाहर निकल करके उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। उसके बाद हमने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में से कुछ नौजवान ऐसे नहीं हैं जो आपके विचारों को लेकर के दिन रात लड़ रहे हैं। और मैं सम्मान से नाम लेना चाहता हूं साथी रोहित वेमुला का। साथी रोहित वेमुला ने कहा कि इस व्यवस्था से टकराएंगे, इससे लड़ेंगे, इसके सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। और क्या लड़ाई है आज, देश के अंदर कौन से हालात पैदा किए गए हैं, उन पर जरा विचार कीजिए आप। मैं नागपुर
नागपुर से आ रहा हूं। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी नागपुर में कि नागपुर दीक्षा भूमि है। जब तक आपके रगों में खून बह रहा है, एक एक कतरा बह जाने दीजिए, लेकिन उस दीक्षा भूमि को संघ भूमि होने से बचाइए। ये सवाल आपके सामने है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया में नागपुर को संघ भूमि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि नागपुर, विदर्भ की ये धरती, ये महाराष्ट्र और पूरा हिंदुस्तान अगर किसी के भूमि के रूप में जाना जाएगा, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमि के रूप में जाना जाएगा, भगत सिंह की भूमि के रूप में जाना जाएगा, साहू जी महाराज की भूमि के रूप में जाना जाएगा, ज्योतिबा फूले और सावित्री ताई की भूमि के रूप में जाना जाएगा, सावरकर की भूमि के रूप में नहीं जाना जाएगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। और ये जो करने वाले लोग हैं, आज वो सत्ता में बैठे हैं और उनका जो उन्माद है, सत्ता का जो गुरूर है, वो आज सामने आ रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप, बहुत अच्छी बात है। कुछ दोस्त अभी मेरे पता चला बजरंगी ही काला झंडा लेकर के खड़े थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं खुद काली गाड़ी में चढ़ करके आया हूं। रंग भेद करने वाले हम नहीं हैं, तरुण विजय हम नहीं हैं, हमको काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है। तुम झंडा दिखाओ, लेकिन अगर मेरा खून खौलता है तो वो काले रंग से नहीं, तुम्हारे भगवे रंग से खौलता है। ये बात तुम याद रखना। और इसीलिए हम तिरंगा को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए हमने जो प्रस्तावना अभी पढ़ी है उसके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। और इस लड़ाई को साथी रोहित वेमुला लड़ रहा था। क्या स्थिति है देश के अंदर? आप कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, लोकतंत्र पे विश्वास कीजिए, यह आपका देश है, देश में अपना योगदान कीजिए, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं आपकी बात को, और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण का वोट, दलित का वोट बराबर, अगर काला का वोट, गोरा का वोट बराबर, अगर महिला का वोट, पुरुष का वोट बराबर, अगर बिहारी और मराठी का वोट बराबर, तो हमारी शिक्षा बराबर क्यों नहीं है? इस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे हक और अधिकार बराबर क्यों नहीं है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये सवाल मैं क्यों पूछ पा रहा हूं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ पा रहा हूं कि महामाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने इस देश के बारे में एक सपना देखा, और उस सपने को उन्होंने इस देश के संविधान में उतारा और कहा कि हम भारत के लोग। जब वो कहते हैं हम भारत के लोग, तो ये फर्क नहीं करते हैं कि हम ब्राह्मण, हम दलित, हम काले, हम गोरे, हम मराठी, तुम बिहारी, ये फर्क वो नहीं करते। और कहते हैं कि सबको समानता से रहने का हक है, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको न्याय और आत्मसम्मान का हक मिलना चाहिए। इसी बात को सुनिश्चित करते हैं। और ये जब हम पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहला मंत्र शिक्षित हो, जब हम शिक्षित होते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब हम अपने अधिकारों को जानते हैं, तो जिनका अधिकार छीना गया है, जो शोषित लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो या महिला हो, उन तमाम लोगों की यूनिटी की बात करते हैं, हम शोषितों की एकता की बात करते हैं, तब हम संगठित होने की बात करते हैं। और संगठित होकर के किसी का वोट बैंक बनने की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हम संगठित हो रहे हैं बाबा साहब के कहे विचारों के अनुसार, तो हम संघर्ष करेंगे अपने अधिकारों को लेकर के, अपने इमांसिपेशन को लेकर के, अपनी बराबरी को लेकर के। ये हमारा मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को जब किया जाता है, तो हमारे खिलाफ एक साजिश रची जाती है। क्या बोल करके विरोध कर रहा था ये लोग बजरंगी कि देशद्रोही को गोंदिया नहीं आने देंगे। अरे बेवकूफ,
अगर मैं देशद्रोही हूं तो तुमको ये काला झंडा मेरे सामने नहीं, अपने राजनाथ सिंह के सामने खड़ा करना चाहिए कि 1 साल हो गया है, 1 साल हो जाने के बावजूद हमारे खिलाफ कोई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया गया। ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। ये साजिश क्या है, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो वहां के विद्यार्थी हैं, जो प्रगतिगामी हैं, जो समता मूलक हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्तों पे चलते हैं, जो भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहते हैं, जिनको इस देश के लोकतंत्र और इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में भरोसा है, वो लोग जब अपने हक की बात करते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। आप लोग याद कीजिए कि रोहित वेमुला के पूरे प्रकरण में किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ और उस दंगे के बाद 2014 के चुनाव में जब दंगे की फसल काटी गई और एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मुजफ्फरनगर अभी बाकी है। और उस डॉक्यूमेंट्री को जब दिखाया जा रहा था, जब रोहित वेमुला और उनके साथियों के द्वारा शोषितों की एकता की बात की जा रही थी, तब यह जो बजरंगी लोग हैं, इनके कई सारे नमूने होते हैं, इनका अलग अलग नाम होता है, इनका खून खौलने लगा और वो लोग उस फिल्म को बंद कराना चाहते थे। मैं आपको याद दिला दूं, कोर्ट के कलाकार हमारे बीच हैं। ये फिल्म जब हम लोग जेएनयू में दिखा रहे थे, उस वक्त भी विद्यार्थी परिषद के लोग उस फिल्म का स्क्रीनिंग नहीं होने देना चाहते थे। यही स्थिति हैदराबाद में हुई और रोहित के साथियों ने वो फिल्म दिखाई। उन्होंने कहा कि दलितों का सवाल, यदि सिर्फ दलितों का सवाल रहेगा तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर मुसलमानों का सवाल सिर्फ मुसलमानों का सवाल है, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर महिलाओं का सवाल सिर्फ महिलाओं का सवाल है, गरीबों और किसानों का सवाल सिर्फ गरीबों और किसानों का सवाल है, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर हम सबके इमांसिपेशन की बात करते हैं, अगर हम सबको बराबरी का हक दिलाने की बात करते हैं, अगर हम बाबा साहब के विचारों के अनुसार जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एनिहिलेट करने की बात करते हैं, जाति की खात्मे की बात करते हैं, तो हमको शोषितों की एकता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब मुजफ्फरनगर बाकी का स्क्रीनिंग किया जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। और उसके बाद सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, 283 का जब इनको बहुमत मिला है, हर एक कैंपस में इनकी गुंडागर्दी जारी है। और ये उस गुंडागर्दी के बदौलत वाइस चांसलर के पावर का मिसयूज करके, मंत्री के पावर का मिसयूज करके, जानते होंगे कि उस वक्त की मंत्री कौन थी, मैडम जी, सास बहू वाली। वो मैडम जी चिट्ठी लिखती हैं उनके बारे में और उनको कहा जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ कि इस देश की 125 करोड़ जनता में क्या अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश में शामिल नहीं है? क्या इस देश की संकल्पना में इस देश के दलित शामिल नहीं है? क्या इस देश की संकल्पना में इस देश का जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर और किसान है, जो गरीब है, वो शामिल नहीं है? क्या इस देश की महिला और आदिवासी उसमें शामिल नहीं है? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और वही सवाल जब उठाया गया तो इनको एंटी नेशनल कहा गया। और वो जो एंटी नेशनल का इंजेक्शन ये घूम रहे थे लेकर के, उसी इंजेक्शन को लेकर के ये जेएनयू पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि रोहित और उनके साथी याकूब के समर्थक थे, कन्हैया और इनके साथी अफजल के समर्थक हैं। अरे बेवकूफ, मैडम महबूबा के गोदी में बैठ करके सरकार तुम बना के हो और जो है अफजल गुरु के समर्थक हम हो गए। अभी एक तमाशा हुआ है इस देश के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वहां के एक विश्वविद्यालय में छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे और 68 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है मसला? मसला ये है कि हम कहते हैं कि दिन है तो कहो दिन है, हम कहते हैं रात है तो कहो रात है, नहीं तो तुम्हारे लिए सिर्फ हवालात है, सिर्फ हवालात है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि तुम जो आजादी से घबराते हो, हमारे ऊपर गुलामी लाद करके रखे हो,
हम तब भी लड़ रहे थे तुम्हारे चाचा अंग्रेजों से, हम आज भी लड़ेंगे तुम भतीजे काले अंग्रेजों से, और तुमसे आजादी लेकर के रहेंगे। ये बात तुमको बता देना चाहते हैं। ये सवाल को गुमराह करना चाहते हैं। बार बार राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति का एक झूठा षड्यंत्र रच करके हमको हमारे असली सवालों से भटकाना चाहते हैं। क्या है हमारे असली सवाल? बार बार कहते हैं कि इस देश के अंदर जो शोषण है, जो जातिवाद का अत्याचार है, जो मनुवाद का अत्याचार है, उनको उससे आजादी चाहिए। और इस देश की एक एक जनता जिसको बराबरी का हक संविधान के द्वारा दिया गया है, उसको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये फर्जी तरीके से उस बहस को खड़ा करना चाहते हैं जिससे ये अपनी नाकामियों को छुपा सकें और जनता को गुमराह कर सकें। और गुमराह करने के तो अलग अलग तरीके हैं। आजकल इनको बड़ा प्रेम उमड़ रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। तो आज बहुत शुभ दिन है अम्बेडकरी जनता के लिए। सब मिल करके जो है एक मांग कीजिए, और जो बजरंगी झंडा लेकर के खड़ा था उसको भी बुलाइएगा, क्योंकि आजकल वो भी जय भीम करने लगा है। कहिएगा बाबा साहब ने मनु स्मृति जलाया था, आओ कल गोंदिया के चौराहे पे मनु स्मृति जलाएंगे, है हिम्मत तो आओ, तब समझेंगे तुम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले। क्या बात है! कौन सी ऐसी चीज है जो बाबा साहब का फोटो तो ये लगा लेंगे, माला तो चढ़ा देंगे, लेकिन उनके विचारों को कभी नहीं अपना पाएंगे। और वो बात ये है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में भरोसा करते हैं, जो कहते हैं कि समाज में कभी बराबरी नहीं लाई जा सकती है, जो कहते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बताइए वो बाबा साहब को कैसे अपना पाएंगे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जब तक धर्म का ये शोषण है, ये जाति का शोषण भी रहेगा। और यदि आप जाति को खत्म करना चाहते हैं तो आपको धार्मिक पोंगा पंथ से मुक्ति लेनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। और इसीलिए मैं आज जो चिट्ठी लिखने की बात की है उसमें हमने इस बात पे जोर दिया है कि बाबा साहब के सिपाही यदि आप खुद को कहते हैं, उनके सपनों को अगर आप समाज में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उनके विचारों को आपको उतारना पड़ेगा। और उन्होंने जो चीज हमको दी है उस एक एक चीज को हमको बचाना पड़ेगा। आप सब लोग अभी ये कैशलेस का ड्रामा देखे होंगे, और जब ये कैशलेस का ड्रामा आया तो रिजर्व बैंक ने कहा हमने लागू नहीं किया, सरकार ने कहा हमने लागू नहीं किया। तो मैं आप लोगों का एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस पूरे मसले पे कि बाबा साहब का विचार था कि यदि हम भारत को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं तो हमको सिंगल करेंसी अपनानी पड़ेगी। और उस सिंगल करेंसी के लिए ही उन्होंने रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट किया था। बाबा साहब सिर्फ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही नहीं कहते थे, बाबा साहब इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे और इस देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसका भी विचार करते थे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे सामने दो दुश्मन हैं, एक दुश्मन ब्राह्मणवाद है और दूसरा दुश्मन पूंजीवाद है। और इसीलिए इस देश के अंदर उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। और स्टेट सोशलिज्म में उन्होंने एकदम जोर देकर के कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होगा। स्टेट विद इन स्टेट नहीं होने का मतलब यह है कि हम जनता हैं और हम किसी समाज में रहते हैं, और उस समाज की एक संस्था राज्य होती है, सरकार होती है, और सरकार हमारी चुनी हुई होती है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र है। और वह लोकतंत्र काम कैसे करेगा उसके लिए संविधान लिखा गया। तो जब हम अपना ओनरशिप सरकार को दे देते हैं, अपने मन से आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर किसी चीज का मालिक कैसे हो सकते हैं? इसीलिए स्टेट विद इन स्टेट को बाबा साहब ने खारिज किया और कहा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और सारा लैंड का ओनरशिप सरकार के पास होना चाहिए। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। लेकिन मुझे बताइए कि बाबा साहब के नाम पे जो लोग वोट लेते हैं, जो चुन करके जाते हैं, क्या कभी आमदार के रूप में, कभी संसद के रूप में, विधानसभा और संसद में गरीब शोषित जनता के बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और बड़े जो जमींदार हैं उनसे जमीन छीन करके गरीबों में बांटना चाहिए, इस बात को कभी उठाते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस बात से हमको समझना पड़ेगा।
और जो उनका विजन है उस विजन को हमको उतारना पड़ेगा। और एक एक सवाल पे उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम इस कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी नहीं चाहते हैं, मतलब हमको रिजर्वेशन दे दीजिए और रिजर्वेशन लेकर के हम मिडिल क्लास का हिस्सा हो जाएंगे और हम भी किसी और के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लगेंगे, छुआछूत प्रैक्टिस करने लगेंगे। हम उसमें मोबिलिटी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यह पूरी की पूरी व्यवस्था ही सड़ी हुई है, इसीलिए हम व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते हैं। हम व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं, उसको हम एलिवेट करना चाहते हैं। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही। उनको कास्ट के अंदर ये नहीं कहना था कि हमको हिंदू बना लीजिए, हमको भी जो है मंदिर में प्रवेश करा दीजिए, हमसे जो है शादी विवाह करने लीजिए, सिर्फ इससे जाति खत्म हो जाएगा। वो कहते थे कि सोशल डेमोक्रेसी को अगर जब तक इंश्योर नहीं करते हैं तब तक समाज के अंदर शोषण खत्म नहीं हो सकता है। और सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, स्थापित करने के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों को हमको स्थापित करना पड़ेगा। और उनके जो संघर्ष रहे थे उस संघर्ष के बदौलत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस देश में आई। तभी मैं आपको कह रहा था कि बेटा धीरू भाई अंबानी का हो या किसी जूता सिलने वाले का, दोनों का वोट बराबर किया गया है। जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिली है तो हमको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करनी पड़ेगी और इक्वल इकोनॉमिक राइट का सवाल हमको उठाना पड़ेगा। तभी जाकर के सोशल इक्वलिटी का सवाल आएगा, सामाजिक न्याय का सवाल समाज में स्थापित किया जाता है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाबा साहब के जो विचार है, इन विचारों को आज पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और इनकी बड़ी से बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति बड़ा कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो आपने सबको शिक्षा देने की बात की थी, लेकिन आज जो शिक्षा हम लोगों को थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हुई थी उसको भी आपने बंद करना शुरू कर दिया है। आप लोग जानते होंगे इस बात को कि अभी नया रेगुलेशन आया है MHRD का, जिसमें कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी करने वाले जो सेंटर पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खुले थे उसको बंद किया जाएगा। क्यों बंद किया जाएगा? क्योंकि जो बजट इस बार का आया है और इससे पहले भी आया है, हर बार के बजट में शिक्षा के बजट को कम किया जा रहा है। बाबा साहब का मूल मंत्र है कि आपको शिक्षित होना है, आपको पढ़ना है, तभी जाकर के आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए आज एक साजिश है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है, सरकारी जो संस्थान हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी अस्पतालों में किनका इलाज होता है, सरकारी बसों पे कौन यात्रा करते हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए अगर आज हम बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं तो हमको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बचाने की भी बात करनी पड़ेगी। और आजकल मेक इन इंडिया की बात की जा रही है। मेक इन इंडिया, आहा कितना बढ़िया है। एक मूर्ति बन रही है इंडिया के इंटीग्रेशन का, जिनको क्रेडिट दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पता है वो मूर्ति कहाँ बन रहा है? मेक इन चाइना। नारा मेक इन इंडिया, मूर्ति बनेगा चाइना में, बाहर मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की जब बात हो रही है तो स्वच्छ भारत अभियान की याद आ गई। हजारों साल से जो लोग आपका कूड़ा उठाते रहे उनको कभी बराबर में बिठाने के बारे में नहीं सोचा और स्वेच्छाग्रह की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप जो आरएसएस की चाल को डेवलपमेंट के तरीके के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं जरा उसका पोल खोलना चाहता हूं। आरएसएस ने कहा सामाजिक न्याय मत बोलिए, सामाजिक समरसता बोलिए। बाहर समरसता, आओ 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 आकर के जरा हमारे घर में हमारे साथ रह करके, हमारे खेतों में काम करके, गटर में उतर करके दिखाओ, तब समझते हैं कि समरसता कैसा होता है। हजारों साल से हमारे अधिकारों को छीन करके रखा और आज जब हम अपने हक को लेकर के संगठित हो रहे हैं तो आपको समरसता याद आ रही है। आजकल इनका मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है, चूल्हा चक्की कार्यक्रम, जिसमें ये दलितों के घर जाते हैं,
खुद खाना बना करके खाते हैं। अरे साहब, कभी हमको भी अपने घर बुलाइए और आपके किचन में हम बना करके खाते हैं, जरा वो खाना खिलाइए। ये जो समरसता है, जिसके नाम पे आप एकल हिंदू का एजेंडा चला रहे हैं, तो हम आपकी ही बात मान करके आपसे कहते हैं, जरा ब्याह करवा दीजिए ना अपने घर में, तब बन जाएगा एकल हिंदू। जरा शादी कराइए, बेटी रोटी का संबंध बनाइए, तब एकल हिंदू बनेगा। ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ब्याह करेंगे अपने जात में, भोज खाएंगे अपने जात में, खाना पकाएंगे अपने किचन में, और धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। इसमें एकल हिंदू का एजेंडा नहीं चलने वाला है। और ये जो आपका माया जाल है, इस माया जाल का सच सामने आएगा। लेकिन अफसोस तो होती है, अफसोस तब होती है जब अपने ही लोग बिक गए हैं। कुर्सी के लालच में, मंत्री पद के लोभ में बाबा साहब करके उनके विचारों को गिरवी रखा है। अफसोस तो होता है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होती है कि समाज के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, वो स्थिति ही एकता को सुनिश्चित करेगी। अभी अलवर के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय के इंसान को दिन दहाड़े मार दिया गया, और इस देश की बहुत बड़ी आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको लगा कि वो मरा है, अपने बाप का क्या गया। और देश की जनता का मानसिकता देखिए, इंसान मर जाए तो दर्द नहीं होता, गोवा में पार्टी बंद हो जाए तो बड़ा दर्द होता है। और समाज के अंदर जो शोषक लोग हैं, वो नंगे होकर आज हमारे सामने में आ गए हैं, और जो शोषित जनता है उसको बार बार विवश कर रहा है कि जात धर्म का झगड़ा छोड़ो, अपने हक के लिए नाता जोड़ो। ये बात आज हमारे सामने आ गई है। अलवर के अंदर जिसको मारा गया, वो अल्पसंख्यक समुदाय से था। मारा किसके नाम पे गया? माता जी के नाम पे, गाय के नाम पे। गाय हमारी माता है, इंसान से हमारा कोई नाता नहीं है। और उसी अलवर के बगल में हरियाणा का एक जगह है, आप सब लोग उसका नाम जानते होंगे, झज्जर। झज्जर में इससे पहले 5 दलितों को मार दिया गया था, क्योंकि वो मरी हुई गाय उठा करके ले जा रहे थे। तो आप बताइए, गाय के नाम पे एक तरफ मारे दलित को, दूसरी तरफ मारे अल्पसंख्यक को, ये एक साथ कुर्सी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? और आप तो कुर्सी से धक्का मार करके उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। ये सवाल अगर हम सोचने के लिए तैयार हैं, तब मैं कहता हूं कि इस देश को बचाया जा सकता है। और जो संवैधानिक मूल्य है, जिसमें हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंसान किसी भी धार्मिक उपासना को अपना सकता है, किसी मंदिर में जा सकता है, किसी मस्जिद में जा सकता है, किसी भी तरीके का पूजा वो कर सकता है, किसी भी तरीके का वो इबादत कर सकता है, चर्च में जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि गुरुद्वारे से निकलें या चर्च से निकलें, मस्जिद से निकलें या मंदिर से निकलें, सबसे पहली चिंता ये होगी खुद क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे। तो ये जो एक फर्जी विमर्श खड़ा किया जा रहा है, एक तरफ देश के नाम पर और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर, इस विमर्श को आपको समझना पड़ेगा। और इस विमर्श को जब आप समझने के लिए तैयार हैं, तो आपको रास्ता भी दिखाई देगा। और वो रास्ता ये है कि शोषित जनता, जिसके बुनियादी हक की बात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की जो बात है, ये बात साफ साफ समझ में आएगी। और इस बात को गुमराह करने के लिए जो साजिश है, कभी गाय के नाम पे, कभी 10 बच्चा के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी नक्सली के नाम पे, कभी आतंकवादी के नाम पे, कभी बम विस्फोट के नाम पे, ये बात हमको साफ साफ समझ में आ जाएगी। और ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जो जनता लड़ रही है,
उसको किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। आप लोग गांव में से कुछ लोग रहते होंगे तो एक बात जानते होंगे कि किसी विधवा के पास यदि कोई छोटा जमीन का टुकड़ा हो तो उस जमीन के टुकड़ा को कब्जा करने के लिए उसको डायन बता दिया जाता है। आज इस देश के अंदर लोगों के हक और अधिकार को छीनने के लिए उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी यदि अपने जल जंगल जमीन की बात करेगा तो उसको नक्सली कह दिया जाएगा। मुसलमान अगर अपने हक अधिकार की बात करेगा तो उसको पाकिस्तानी, आतंकवादी और इंटरनेशनल कह दिया जाएगा। कोई गरीब अगर अपने हक और अधिकार की बात करेगा तो उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। ये जो स्पीकर लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, उस स्पीकर को उतार करके आपको समझना पड़ेगा इस देश की स्थिति क्या है। और इस देश की स्थिति ये है कि जो हमारे बुनियादी हक और अधिकार हैं उनसे छीने जा रहे हैं और हमारे सामने टीवी के द्वारा एक अलग तरीके का माहौल रचा जा रहा है। आज हमने कहा कि मीडिया जिस तरीके से अपना पाला बदली है, पहले मोदी मोदी करती थी, आजकल योगी योगी कर रही है। पता ही नहीं चलता है कि प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी है कि योगी जी है, तय ही नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारे सामने एक भ्रमजाल खड़ा किया जा रहा है, इस भ्रमजाल को हमको तोड़ने की जरूरत है। क्या कहे हैं योगी जी कि एंटी मजनू स्क्वाड बनाए हैं। अरे भैया, कोई प्रेम करना चाहता है तो करने दो। अगर कोई किसी को छेड़ रहा है तो जिसको छेड़ रहा है उसके पैर में चप्पल है, वो उठा करके उसके गाल पे रसीद कर देगी। आप कौन होते हैं इसमें, 3 में कि 13 में? मसला ये है कि इसमें आपको फंसाना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा संवाद के द्वारा, डायरेक्ट तो मिलते नहीं है ना, प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो इसे संवाद तो कैसे हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। तो हमने एक सवाल पूछा कि योगी जी एंटी मजनू स्क्वाड बनाए हैं, चलिए ठीक बात है, एक बार एंटी बेकारी स्क्वाड बनाइए ना, हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सुबह सुबह हम लोग भी 15 बाइक लेंगे और एंटी बेकारी स्क्वाड का एक टी-शर्ट बनवा लेंगे और बाइक से चलेंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे पास रोजगार है? बोलेगा कि नहीं, तुरंत उसको पकड़ करके डीएम के पास ले जाएंगे और कहेंगे डीएम साहब कि बेरोजगार है, उसको नौकरी दीजिए, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा तो ये बेकार जो है गोंदिया की सड़क पे घूमता रहेगा, लड़की छेड़ेगा, दुकानदार से जबरदस्ती समोसा खा जाएगा। ठीक है, कल को हो सकता है इसको कोई बहला फुसला करके नक्सली बना दे, उससे भी बहला फुसला करके कोई इसको आतंकवादी बना दे। इसलिए ये बेरोजगार जो है देश के लिए खतरनाक हो सकता है। देश की रक्षा के लिए इसको तुरंत रोजगार दे दीजिए, यही हम आपसे मांग रहे हैं। ये है इनका नाटक कि आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप अच्छे दिन की बात नहीं करेंगे, आप महंगाई कम हुई कि नहीं हुई इसकी बात नहीं करेंगे, महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे थे वो रुके कि नहीं रुके आप इसकी बात नहीं करेंगे। और क्या कहते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार जी, जीजा जी, किसी केस में कोई जेल गया है मुझे बता दीजिए। एक आदमी को भी ये पकड़े हो, ये पकड़ते किसको हैं? जो विद्यार्थी अपना फेलोशिप मांग रहा हो, जो दलित अपना अधिकार मांग रहा हो, जो आदिवासी अपना जमीन मांग रहा हो, जो बेरोजगार अपना रोजगार मांग रहा हो, जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा मांग रहा हो, उसको उठा करके ये जेल में डाल देते हैं। और क्या कहते हैं, देश के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही बात है, हम भी देश की ही बात करते हैं। आइए थोड़ा देश की बात बैठ करके कर लेते हैं कि देश के हित में क्या है। अगर इस देश के पढ़े लिखे नौजवान, अगर मैं इंजीनियर हूँ और मुझे गोंदिया आकर के मैं जो है मुंबई से इंजीनियरिंग करके आया हूँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, और हमको गोंदिया की सड़कों पे अगर फेना सरफ बेचना पड़े तो कौन देश को बर्बाद कर रहा है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर हम एमए पढ़ने के बावजूद पान की दुकान चला रहे हैं, चाय की टपरी चला रहे हैं, तो कौन देश को बर्बाद करना चाह रहा है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करके 1,34,000 रोजगार पैदा कर रहे हैं तो कौन देश के साथ धोखा कर रहा है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
अगर किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं और उनके बच्चे सीमाओं पे मारे जा रहे हैं, तो कौन इस देश के लिए, देश की स्थिति के लिए जिम्मेवार है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये विदर्भ की धरती है और यहाँ पे किसानों की क्या हालत है इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जिंदगी जीने से ज्यादा आसान है मर जाना, और लोग इतने ज्यादा मजबूर हैं अपने हालात को लेकर के कि अगर वो आत्मसम्मान से जिंदगी जी नहीं पाते हैं तो सम्मान से मर जाना पसंद करते हैं। और ये जो आत्महत्या किसानों के साथ हो रही है, कृषि की क्या हालत है। किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता है, मंत्री जी का बेटा मंत्री होना चाहता है। एनडी तिवारी, जिसके बारे में इस संघी लोग पता नहीं क्या क्या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा होगा। एनडी तिवारी जी को जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो अपने दत्तक पुत्र ने, सॉरी माफ कीजिएगा, दत्तक नहीं, ओरिजिनल पुत्र को, बायोलॉजिकल बेटा को लेकर के बीजेपी में चले गए। तो मंत्री जी का बेटा मंत्री होगा, डीएम साहब का बेटा डीएम होगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर होगा, अमिताभ बच्चन का साहब जो है जूनियर बच्चन होगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि देख रहा है कि बाबूजी की हालत क्या है। फिर वो क्या करता है? माइग्रेशन करता है, और माइग्रेशन करके बड़े शहरों में जाता है। और जब वो बड़े शहर में पहुंचता है तो उसको मिनिमम वेज नहीं मिलता है। मिनिमम वेज का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि काम का घंटा 8 घंटा होता है, और हम पढ़े लिखे लोग इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके, एसी में बैठ करके, कॉफी का गिलास हाथ में ले करके 16 घंटा काम करते हैं, फिर भी हमको जीवन में चैन नहीं मिलता है। और हमारे सामने किस तरीके के सवाल रखे जाते हैं? सवाल ये रखे जाते हैं कि देश की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि देश में आतंकवाद की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अरे मोदी जी, आतंकवाद की समस्या अगर सबसे बड़ी समस्या है तो आपके पास रॉ है, परमाणु बम है, टैंक है, पता नहीं क्या क्या है। सब आतंकवादी को पकड़िए, जेल में डालिए, न्यायालय फटाफट अपना काम करे, जैसे कसाब के मामले में किया है, झंझट खत्म कीजिए। ये बहानेबाजी है। देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद नहीं है। देश की सबसे बड़ी समस्या भूख है, देश की सबसे बड़ी समस्या लूट है, देश की सबसे बड़ी समस्या बेकारी है, और देश की सबसे बड़ी समस्या भेदभाव है। और ये जो समस्या है, इस समस्या पे लोग कोई बात नहीं करना चाहते, और इसीलिए देश के ये हालात आज बने हैं कि असली सवाल गायब और नकली सवाल पे प्राइम टाइम होता है। और प्राइम टाइम पे आकर के ये कहा जाता है कि 3 तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे साहब, इस देश के अंदर लोगों को एक बीवी रखना मुश्किल है, 4 बीवी कहां से रखेगा मुझे बताइए तो जरा। अगर 3 तलाक नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, खत्म करो भाई। लेकिन ये बताओ कि वो जो पति पत्नी है जिसको एक ही तलाक का अधिकार है, उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको आत्मसम्मान का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर, गाय माता, ये सारे सवाल जो हैं जनता के असली सवाल नहीं हैं। महिला अगर ये सवाल पूछना चाहती है तो मुझे बताइए कि हिंदुओं में तो 3 तलाक नहीं है, तो क्या हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता है? क्या उनके साथ घर में शोषण नहीं होता है? क्या वो जब अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाती हैं तो अपने ही सहकर्मियों के द्वारा क्या उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता है? क्या इस देश के अंदर एक ही काम को करने के लिए अलग अलग वेतन नहीं दिया जाता है? खेत में मजदूरी करने के लिए एक महिला जाए और एक पुरुष जाए तो महिला को कम मजदूरी और पुरुष को ज्यादा मजदूरी नहीं दिया जाता है। छोड़ दीजिए मजदूर की बात, मजदूर की बात कहेंगे तो कहेगा कि हमेशा अपने लोगों की ही बात करने लगता है। चलिए आपके लोगों की भी थोड़ी बात कर देते हैं। क्या दीपिका पादुकोण और सलमान खान का मेहताना बराबर है? सलमान साहब को, सल्लू भैया को 250 करोड़ और दीपिका जी को 11 करोड़ मिलता है। क्या ये शोषण नहीं है?
क्या ये भेदभाव नहीं है? 3 तलाक नहीं होना चाहिए महिलाओं के हक और अधिकार में, और इसका फैसला महिला को करने दीजिए। देश में लोकतंत्र है, किसी भी सवाल पे आप विचार विमर्श करा लीजिए, जिसमें बहुमत सहमत हो उसको पास करके मामला खत्म कीजिए। लेकिन आप इन सवालों पे प्राइम टाइम करा करके हमारे असली सवालों पे कभी प्राइम टाइम नहीं करना चाहते हैं। क्या इस देश में कभी किसान आत्महत्या पे प्राइम टाइम देखे हैं? क्या इस देश में कभी आप जो छात्र, अभी हाल के दिनों में आपको बता दूं कि देश के 3 प्रतिष्ठित संस्थानों में, IIT खड़गपुर में एक लड़का आत्महत्या करता है, दलित कम्युनिटी से है। मेडिकल कॉलेज में एक लड़का आत्महत्या करता है, दलित कम्युनिटी से है। और JNU में एक लड़का आत्महत्या करता है, वो भी दलित कम्युनिटी से है। ये आपको मैं 3 आंकड़ा दे रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से जो मार्जिनाइज सेक्शन के लोग हैं वो विश्वविद्यालयों तक पहुंच पाते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं इनके साथ जो शोषण होता है और उस शोषण के चलते उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सिर्फ ये बात दलितों की नहीं है, आप सब लोग नजीब का मसला जानते होंगे। नजीब एक लड़का जो विज्ञान पढ़ना चाहता था, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता था। रात में उसके साथ ABVP के द्वारा मारपीट की जाती है और दिन दहाड़े वो लड़का गायब हो जाता है। आज 6 महीने पूरे होने को हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं कि हम मंगल पे पहुंच गए हैं, हम जो है हमारा खुफिया तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कुछ दिन में हम अमेरिका को पछाड़ देंगे। इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप नेताजी का कटहल और भैंस खोज करके खुश हैं, लेकिन एक माँ का बेटा गायब है, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। दोस्तों, ये जो स्थिति है देश के अंदर, जो तमाम तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, उसमें सारी पिक्चर हमारे आंख के सामने क्लियर हो चुका है। अगर इस देश के अंदर गरीब मारा जा रहा है, कोई मतलब नहीं। इस देश के अंदर अगर आदिवासी मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इस देश के अंदर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। और इन सवालों को जो उठाएगा, उन सवालों को या तो दबा दिया जाएगा या उनको उठा करके जेलों में डाल दिया जाएगा। ये स्थिति पैदा की गई है। और जो इस देश में बड़े लोग हैं, माल्या जी का नाम आप लोग जानते हैं, हजारों करोड़ की माफी की गई है। किसान का कर्जा माफ करने में मंत्रिमंडल का बैठक करना पड़ता है। माल्या जी का पैसा माफ करने में रातों रात फैसला आ जाता है, पता नहीं चलता है। ये जो स्थिति देश के अंदर है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और हालात क्या है? कहते थे जनधन योजना आएगा, खाता खुलवा दिए, 15 लाख रुपया आज तक आया नहीं है। मेरा एक दोस्त बैंक में PO है, बोला हम अपने बैंक के बाहर नोटिस लगा दिए हैं कि आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, आने की संभावना भी नहीं है, कृपया इस संबंध में कोई पूछताछ न करें। क्योंकि लोगों का जब खाता खुलवाया गया तो लोग इतने सीरियस हो गए कि हर तीसरे दिन पासबुक लेकर के जाते हैं और बैंक कर्मी से पूछते हैं कि जरा चेक कीजिए कि हमारा पैसा आया है कि नहीं आया। और अब उस खाते में जिन लोगों के पहले भी खाते खुले हुए थे, उसके क्या हालात पैदा किए गए उसको आप समझ लीजिए। 5000 से कम अगर आपका पैसा है तो आपको फाइन काटा जाएगा। अपना ही खाता यदि आप बंद करना चाहते हैं तो आपसे 1000 रुपया वसूला जाएगा। एक दोस्त एक व्हाट्सएप का जोक सुना रहा था हमको, बोला कल को ये भी हो सकता है कि आप बैंक के सामने से गुजर रहे हों और आपका चेहरा यदि CCTV कैमरे में आ गया है तो आपसे 121 रुपया मुंह दिखाई लिया जा सकता है। ये है कि जो गरीब आदमी है, खाता रखने का पैसा, बंद करने का पैसा, पैसा निकालने का पैसा, पैसा जमा करने का पैसा, लेकिन जो अमीर आदमी है पैसा ले भी जाता है, डकार भी जाता है और बाद में सरकार कहती है कि चलिए वो माफ किया। सुनिए मोदी जी, आप तो माफ कर देंगे, हम आपको नहीं माफ करेंगे। चुनाव हर 5 साल में होता है और आपका कर्ज माफ नहीं होने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि यार देश में अजब स्थिति है, कोई भी चैनल चलाओ बीजेपी ही दिखता है। हम बोले होता है, सत्ता का गुरूर जो होता है और अवसरवाद की जो खिचड़ी होती है, ये जब आपस में मिल जाता है तो ऐसी स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है और ऐसा लगता है कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होगा।
लेकिन मैं इनको बता देता हूँ कि आपके मामू जो इंग्लैंड से आए थे, जिनसे आपके चाचा सावरकर माफी लिखकर आए थे, उनके बारे में भी यही कहा जाता था कि इनका सूरज नहीं डूबता है। सूरज डूब भी गया और ऐसा डूबा है कि आज तक नहीं निकला है। तो आप याद कर लीजिएगा, जिस तरह से सत्ता मिली है उस तरह से सत्ता जा भी सकती है। जनता को जो वादा किए हैं उन वादों को आप डिलीवर कीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने का आपने वादा किया है, 2 करोड़ रोजगार पैदा कीजिए। सबका साथ सबका विकास का वादा किया है, तो किसी को भी मारा जा रहा है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, उस पर भी प्रधानमंत्री जी जरा अपनी मन की बात कीजिए और सिर्फ बात नहीं कीजिए, काम करके दिखाइए। ये सवाल आज आपके सामने है और ये बात जनता को समझ में आती है। चाहे देश के विश्वविद्यालय हो या देश का अलग अलग कोना हो, लोग सड़कों पे उतरे हैं और आप सब लोग ऊना को भूले नहीं होंगे, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। ऊना में लोगों ने क्या कहा, तुम्हारी गाय और उसकी पूंछ तुम रखो, हम नहीं उठाएंगे तुम्हारी मरी हुई गाय, हम तो अपने हक की बात करेंगे और तुमसे हम अपना हक ले करके रहेंगे, छीन करके रहेंगे, अपना जमीन लेकर के रहेंगे। ये बात लोगों ने कहा था। इसीलिए दोस्तों, हमको अपने असली सवाल को समझना पड़ेगा और हमारा असली सवाल है सबको शिक्षा, सबको काम, हमें चाहिए आत्मसम्मान। ये जो हमारा सवाल है, इस सवाल पे हमको यूनाइट होना पड़ेगा और किसी का भी खून बहाया जा रहा हो किसी के द्वारा, चाहे राज्य किसी का खून बहा रहा हो या राज्य के अंदर काम करने वाले किसी इंसान का खून बह रहा हो, हम उस हिंसा की मुखालफत करेंगे और जो शोषित जनता है उसको यूनाइट करके जो संविधान का सपना है उसको जमीन पर उतारने के लिए संघर्षरत होंगे। और ये जो अगर हमारा संकल्प है, ये जो अधिकार हमको बाबा साहब ने लड़ने का दिया है, पढ़ने का दिया है, इस अधिकार को अगर हम साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं, तभी बाबा साहब के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब है, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, तभी उनके रास्ते पे आगे बढ़ने का सपना है। और हमको पूरा भरोसा है कि जो सपना बाबा साहब ने दिखाया है, उस सपने में जो विचारों की ताकत है, तो लड़ाई जो बाबा साहब ने छेड़ी है, उसमें मुश्किलें हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। और एक लाइन में आपसे बोलना चाहता हूँ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल दौर में हम तमाम लोगों को यूनाइट रहने की जरूरत है और हमारे सपनों में उड़ान है, हमारे विचारों में दम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम विरोध करने का नाटक नहीं करते हैं, हम समाज बदलने का एक गंभीर प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। आपसे हम वाद विवाद करने को तैयार हैं, आइए और आप में अगर हिम्मत है तो हमसे वाद विवाद कीजिए और मानिए हमारे तर्कों को, क्योंकि हमारे तर्क बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से गढ़े जाते हैं, संविधान से गढ़े जाते हैं और भगत सिंह के इरादों से गढ़े जाते हैं। और उन तर्कों के आधार पर हम अपने सपनों को जी सकते हैं। और अगर इन सपनों को हम जीने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो एक बात कही जाती है कि जो टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहकंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। इस मुल्क के अंदर हम बराबरी का मीनार खड़ा करेंगे और गैर बराबरी के मीनार को गिराएंगे। और इस परिस्थिति में जो भी सवाल आज हमारे सामने है उसको हमको समझना होगा। अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हमने कहा ईवीएम में गड़बड़ी हो या नहीं हो, ये जांच का विषय है, लेकिन मेरी समझ से नौजवान होने के नाते प्रॉब्लम मशीन का नहीं होता है, प्रॉब्लम मानसिकता का होता है। आप मुझे बताइए कि ये जो कूलर चल रहा है, ये कूलर कह रहा है कि ब्राह्मण को हवा देंगे दलित को नहीं, महिला को देंगे पुरुष को नहीं, कह रहा है क्या? मशीन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मशीन का जो मालिकाना हक होगा वो कहेगा कि तुम हटो, हम बैठे, इसका हवा सिर्फ हम खाएं। तो दिक्कत मशीन की नहीं होती है, दिक्कत मानसिकता की होती है। और उस मानसिकता को अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो मशीन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है साहब। इसीलिए लड़ाई अगर है तो विचारों की है, और वो विचार ये है कि वो कहते हैं सब कुछ हमारा है,
हम कहते हैं सबका है, बराबर है, बराबर है। और ये जो विचार की लड़ाई है, इस विचार की लड़ाई को हमको हर हाल में जीतना पड़ेगा। और जहाँ तक गड़बड़ी की सवाल है, तो उसमें हम ये मांग कर सकते हैं कि एक पुर्जी मशीन में जाए और एक पुर्जी हमको मिल जाए, एक पुर्जी बक्सा में गिरे, एक पुर्जी हमको मिले। दिक्कत मशीन से नहीं है, दिक्कत उस पूरे के पूरे व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे है। इसीलिए पढ़ने लिखने के बावजूद, कई चीज़ों को समझने के बावजूद, उसका जो लिमिटेशन है उसको समझने के बावजूद, लोकतंत्र का भी लिमिटेशन है, हमारे संविधान का भी लिमिटेशन है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि हम एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं। अगर हम उसमें वर्णित आज़ादी को हासिल करने के लिए आज़ाद ख्याल अपने जहन में रखते हैं और उस जहन को पाने के लिए मरने को तैयार हैं, जिंदगी हमसे कोई छीन नहीं सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का एक बार फिर से क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए, आप तमाम लोगों को जय भीम कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। एक सवाल हमसे पूछता है, किस चीज से आजादी चाहिए? हमने कहा जो आजादी छीने थे ना आपके पूर्वज से, जो जा गए लंदन और आपको यहाँ छोड़ गए, वही आजादी चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों में जिस आजादी की बात की गई है, वो आजादी चाहते हैं। देश से नहीं, देश में आजादी चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे जोर से बोलो, आजादी है हक हमारी, आजादी है जान से प्यारी, आजादी है प्यारी प्यारी, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तो मनुवाद से, आजादी तो जातिवाद से, आजादी तो जातिवाद से, आजादी तो छुआछूत से, आजादी तो झूठ मूठ से, आजादी तो सूट बूट से, आजादी अरे भूखमारी से, आजादी अरे गरीबी से, आजादी सामंतवाद से, आजादी तो पूंजीवाद से, आजादी तो पूंजीवाद से, आजादी तो जातिवाद से, आजादी पितृसत्ता से, आजादी पितृसत्ता से, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी तो सुन ले मोदी, आजादी आरएसएस सुन ले, आजादी हम नहीं डरेंगे, आजादी हम नहीं झुकेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर लो, आजादी तुम पुलिस बुलाओ, आजादी तुम डंडे मारो, आजादी तुम जेल में डालो, आजादी तुम सेडिशन लगाओ, आजादी हम नहीं रुकेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तो मिलकर बोलो, आजादी अरे डर कर क्या, आजादी तो जोर से बोलो, आजादी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को।